कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे चैनल लॉ श्री पे, जो कि है जुडिशियल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। और आज जो हम देखने वाले हैं वो है आईपीसी का चैप्टर 11, जिसमें कि सेक्शन 191 से 229A तक हम डील करने वाले हैं। और ये है फॉल्स एविडेंस से और ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस से रिलेटेड है। तो हम शुरू करते हैं। अब हम पहले डील करने से पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि आज के हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव लेंगे लर्निंग के। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा व्हेन अ पर्सन इज सेड टू गिव फॉल्स एविडेंस। फिर हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा व्हेन अ पर्सन इज सेड टू फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस। फिर थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इनके पनिशमेंट का। जी हाँ, पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। फिर हमारा जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव रहेगा वो होगा करप्टली अगर हम यूज करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं फॉल्स एविडेंस को यूज करने का, तो उसका क्या पनिशमेंट होगा। फिर उसके बाद फिफ्थ हमारा रहेगा कि आईपीसी ने पनिशमेंट के रिगार्डिंग, पनिशमेंट को लेकर फैब्रिकेटिंग और गिविंग फॉल्स एविडेंस के फुटिंग पे और कौन से ऑफेंसेस को रखा है। और हमारा जो सिक्स्थ रहेगा कि किसी पर्सन को अगर थ्रेटन किया जाता है फॉल्स एविडेंस देने के लिए, तो उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होगा, क्या क्या करना जरूरी है ताकि इस सेक्शन में फॉल करे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हम डील करने वाले हैं। वापस से हम जो हमारा जब खत्म हो जाएगा तो हम वापस से इस पे आएंगे, देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्टिव अचीव किए या नहीं किए। और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, और उससे भी पहले जानना ये जरूरी है कि एविडेंस क्या होता है, क्योंकि हम फॉल्स एविडेंस से डील करने वाले हैं। तो पता ये होना चाहिए हमें कि एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एविडेंस क्या होता है। अब मैं यहाँ पे कोई आपको फॉर्मल डेफिनेशन अभी बताने वाली नहीं हूँ, जैसे कि आईपीसी में तो कोई फॉर्मल डेफिनेशन एविडेंस की मेरे हिसाब से तो नहीं दे रखी है, आप भी चेक कर लीजिएगा। और जनरल जो हम समझते हैं ना, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो एवरी टाइप ऑफ प्रूफ लीगली प्रेजेंटेड एट ट्रायल विच इज अलाउड बाय जज intended to convince the judge or jury of alleged material facts of the case। हाँ, बिल्कुल यही बात है कि जो ये एविडेंस हम देखते हैं alleged material fact के रिगार्डिंग, alleged material fact के रिगार्डिंग हम एविडेंस देते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं हाईलाइटर सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये जो हम जिस भी तरह का प्रूफ देते हैं लीगली, हम जिस भी तरह का प्रूफ देते हैं ट्रायल पे, और हमारी इंटेंशन क्या रहती है, ये रहती है कि हम जो प्रूफ दे उससे जज कन्विंस हो जाए। अलीज मटेरियल फैक्ट के रिगार्डिंग देते हैं, यानी फैक्ट इन इश्यू के रिगार्डिंग देते हैं, हर चीज के रिगार्डिंग तो देते नहीं है। जो फैक्ट इन इश्यू होते हैं या डिस्प्यूटेड जो फैक्ट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग हम देते हैं। तो ये तो हम हमारे अंदर, या हम कभी सोचे कि एविडेंस क्या होता है, तो हमारे अंदर से यही, मेरे अंदर से तो यही बात निकल के सामने आती है कि ऐसा ही कुछ एविडेंस को कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस में देखें तो उसमें एक फॉर्मली बता रखा है व्हाट डज एविडेंस मीन एंड व्हाट इट इंक्लूड्स, कि एविडेंस का क्या मतलब है और एविडेंस में क्या क्या आता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इंडियन एविडेंस एक्ट के 2 टाइप्स ऑफ एविडेंस आर देयर। पहला जो है वो है ओरल एविडेंस, और जो दूसरा हमारा है वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो ये तो हमारे टाइप्स ऑफ एविडेंस हो गए, व्हाट इज मेंट बाय एविडेंस ये भी इसमें कवर हो गया, और ऊपर हमने एक जनरल डेफिनेशन देख ली एविडेंस की। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखो, पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है। तो एक बार के लिए पहले हम जुडिशियल प्रोसीडिंग देख लेते हैं। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो एक तो हमारे सेक्शन 2I में डिफाइंड है, किसके, सीआरपीसी के सेक्शन 2I में डिफाइंड है। और एक हमारे सेक्शन 193 जो है, जिससे हम आज देखेंगे आईपीसी के, वहां पे भी बता रखा है एक्सप्लेनेशन में, कि एक्सप्लेनेशन में ये बता रखा है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या समाहित होता है। तो हम सीआरपीसी का देख लेते हैं। सीआरपीसी में बता रखा है कि कोई भी प्रोसीडिंग हो जिसमें एविडेंस या तो लिए जाते हैं ओथ पर लीगली, या फिर लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ओथ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें नहीं भूलना है। ये हमारे लिए आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जब हम अभी एक्सप्लेन करेंगे तब हम देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 193 की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 देख लेते हैं। एक्सप्रेशन 1 में बताया गया है कि ट्रायल बिफोर कोर्ट मार्शल भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। एक्सप्रेशन 2 में बताया गया है
कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो जो डायरेक्टेड हो लॉ के द्वारा डायरेक्टेड हो, विच इज प्री एलिमिनरी टू प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट। जैसे प्री एलिमिनरी हो, कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग है उससे पहले वो इन्वेस्टिगेशन। जैसे हम मेंस एग्जाम देते हैं, उससे पहले हम प्री का एग्जाम देते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट मेंस का एग्जाम हो गई, और ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हो वो उसके प्री हो। दो नॉट टेकिंग प्लेस बिफोर कोर्ट ऑफ जस्टिस, चाहे वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने प्लेस हो। अब जैसे प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट, जैसे ट्रायल से पहले कोई इन्वेस्टिगेशन है और लॉ ने उसको डायरेक्ट कर रखा है, तो वो इसमें इंक्लूड हो गई, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन 3 में, इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि वहां पे था डायरेक्टेड बाय लॉ, यहाँ पे है डायरेक्टेड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वहां पे डायरेक्टेड बाय लॉ था और यहाँ पे कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डायरेक्ट कर रखा है, विच इज कंडक्टेड अंडर इट्स अथॉरिटी, जो कि उसकी अथॉरिटी के अंदर कंडक्ट होती है। दो नॉट टेकिंग प्लेस बिफोर कोर्ट ऑफ जस्टिस, जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने हो। जैसे कि कहाँ कहाँ डायरेक्शन देते हैं, अगर हम देखें बेसिकली कि कहाँ कहाँ डायरेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे एक तो डायरेक्टेड होता है पीआर में। एक बार हम देख लेते हैं, जब पुलिस रिपोर्ट का केस होता है, तो उसके जो सेक्शन 156 क्लॉज 3 में अगर हम देखें, 156 क्लॉज 3 में देखें तो उसमें भी प्रोवाइडेड है। इसके अलावा हम अगर देखें 156 क्लॉज 3 में भी प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा कंप्लेन में भी होता है ये। जब कंप्लेन प्रोसीडिंग होती है तो उसमें भी जज जो है वो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि आज हम पहले क्या क्या सेक्शंस देखने वाले हैं। तो देखो ये जो पार्ट है ना पूरा फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड, इसको डिवाइड किया है दो पार्ट में। पहला तो है फॉल्स यानी कि मिथ्या, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, मिथ्या को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। पहला तो है एविडेंस से रिलेटेड है और दूसरा है अदर पार्ट से रिलेटेड। उसमें देखिए क्या क्या आ जाएगा अदर पार्ट में, सर्टिफिकेट, फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें, फॉल्स डिक्लेरेशन करना, वो एक हम अलग तरीके से डील करेंगे, उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। पहले हम एविडेंस को देख लेते हैं कि एविडेंस से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन आज हम पहले देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे गिविंग फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड सेक्शन 191 जो है हमारा। फिर हमारा जो सेकंड सेक्शन है वो है 192 जो कि है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड है। फिर हमारा सेक्शन 196 देखेंगे हम, यूजिंग फॉल्स एविडेंस। और उसके बाद हम देखेंगे थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस जो कि सेक्शन 195 ए है। फिर हम क्या करेंगे, इनके पनिशमेंट से डील करेंगे कि पनिशमेंट कैसे मिलेगा, पनिशमेंट कौन कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है। पनिशमेंट देखिए प्रोवाइडेड है गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो उसके पनिशमेंट जो है वो हमारे 193, 194 और 195 में प्रोवाइडेड है। और 196 और 195 ए के पनिशमेंट उनके साथ ही दे रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं एक मिनट। तो स्लाइड चेंज करते हैं, 193 तो ये हम आ गए सेक्शन 191 पे, गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो गिविंग फॉल्स एविडेंस में सेक्शन 191 जो है आईपीसी का, उसको पहले हम देखते हैं। तो ये देखो, ये जो हमारे आईपीसी में हमारे जिस तरीके से स्टेटेड है, whoever being legally bound by an oath, by an express provision of law to state the truth, or being bound by law to make a declaration upon any subject, makes any statement which is false or which he either knows, believes to be false or does not believe to be true, is said to give false evidence. तो ऐसे कोई ऐसा इंसान को कहा जाएगा कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया है जो कि बाउंड हो। किन तरीके से बाउंड हो, इन सब तरीके से बाउंड हो, यानी कि ओथ से बाउंड हो, यानी कि इनमें से किसी एक तरीके से बाउंड हो, या इन सब तरीके से बाउंड हो, ओथ से बाउंड हो, लीगली ओथ से बाउंड हो, या लॉ के एक्सप्रेस प्रोविजन कोई प्रोवाइडेड है उससे बाउंड हो। किस चीज के लिए बाउंड हो, सच कहने के लिए बाउंड हो, या फिर किसी डिक्लेरेशन से बाउंड हो किसी सब्जेक्ट पे। तो वो अगर वो पर्सन अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट कर देता है ना, जिसके बारे में या तो उसको जानकारी है
या तो वो बिलीव करता है कि भाई फॉल्स है, या जानता ही नहीं है कि ट्रू है। जिस चीज के बारे में जानता ही नहीं है उसके बारे में भी अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट कर देता है तो उसे कहा जाएगा कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन कह रहा है। अब हम पहले एक्सप्रेशन 1 देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट में दोनों तरह के स्टेटमेंट आ गए, चाहे वो वर्बली दिया हो चाहे अदरवाइज हो। और एक्सप्रेशन 2 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन एज टू द बिलीफ ऑफ द पर्सन अटेस्टिंग, जैसे कोई पर्सन अगर अटेस्ट कर रहा है डॉक्यूमेंट, उस वो पर्सन अगर किस बिलीफ को लेकर भी, अपने बिलीफ को लेकर भी अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे देता है तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। या फिर कुछ ऐसा कह देता है, ऐसा कुछ स्टेट कर देता है जिसमें वो जानता ही नहीं है किस उस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में उसे पता ही नहीं है, उसके बारे में अगर कुछ स्टेट कर देता है। आप किसी पर्सन के बारे में जानते ही नहीं है और आप उसके बारे में लिख देते हैं कि हाँ मैं इसको पिछले 5 साल से जानता हूँ, पिछले 6 साल से जानता हूँ। जिस पर्सन के बारे में आपको पता ही नहीं कि वो रियली कहाँ रहता है और आप कह दे कि हाँ वो पिछले 5 साल से, पिछले 6 साल से वहां पे रहता है, इस तरह की जब चीजें कर दी जाए तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, इसका पूरा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, इसको चार्ट फॉर्म में समझ लेते हैं एक बार। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि सेक्शन 191 को इंग्लिश लॉ में हमारे परजरी भी कहते हैं, और परजरी का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टेलिंग लाई इन कोर्ट ऑफ लॉ। उसके आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी असेंशियल कंडीशंस देख लेते हैं कि सेक्शन 191 के अप्लाई होने के लिए पहले क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कब अप्लाई होगा, कब कहा जाएगा कि किसी पर्सन ने फॉल्स एविडेंस दिया है। तो पहले उस पर्सन को कुछ ना कुछ एक्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक्ट करने से पहले उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए ट्रुथ स्टेट करने की, सच बोलने की कोई लीगल ऑब्लिगेशन है। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि वो लीगली बाउंड हो ट्रुथ को स्टेट करने के लिए। अब उसके बाद जो सेकंड चीज है उसका एक्ट ये होना चाहिए कि वो फॉल्स स्टेटमेंट को करे, यानी मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट को करना, ऐसा एक्ट हो उसका। और थर्ड है कि वो उसकी फॉल्सिटी में बिलीव भी करता हो। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वो लीगल ऑब्लिगेशन किस तरीके से हो सकती है। तो देखिए पहला हम देख लेते हैं जो हमारा है वो या तो ओथ से बाउंड होगा सच बोलने के लिए, या फिर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ में एक्सप्रेसली प्रोवाइड हो। कई सेक्शंस में हमारे यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर हम देखें कि यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उसका ट्रूली आपको जवाब देना है, सच में आपको जवाब देना है, ऐसा प्रोवाइडेड हो, एक्सप्रेसली लॉ ने प्रोवाइड करा हो, यानी स्टैच्यूटरी कोई ऐसा प्रोविजन हो। या थर्ड, बाउंड बाय लॉ टू मेक डिक्लेरेशन एनी सब्जेक्ट। अब लॉ ने बाउंड कर रखा है कि आपको किसी ना किसी एक सब्जेक्ट पे डिक्लेरेशन करनी ही होगी, और उस डिक्लेरेशन में अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट कर रहे हो तो वो एक लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर ही आता है। ये तीनों चीजें हो गई, ये हमारे बेयर एक्ट से ही ली गई है ये तीनों चीजें। अगर आप देखना चाहें तो पीछे आप साइड में जाके देख सकते हैं, ये तीनों चीजें हमारे बेयर एक्ट से ही ली गई हैं। मैंने यहाँ पे कुछ अपना एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या होती है, स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, सिर्फ ओरल होगा या डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, वो सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 में सेक्शन 191 के साफ साफ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कि स्टेटमेंट चाहे ओरली हो चाहे अदरवाइज, यानी डॉक्यूमेंट फॉर्म हो, दोनों ही यहाँ पे इंक्लूडेड हो गए। इसका मतलब क्या है कि ओरल एविडेंस भी आ गया और डॉक्यूमेंट एविडेंस भी आ गया, अदरवाइज में सब कुछ आ गया ना। उसके बाद हम एक्सप्रेशन 2 देख लेते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द बिलीफ ऑफ पर्सन, यानी कि आप कोई पर्सन अपने बिलीफ को लेकर, जैसे अटेस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को, एक्सप्रेशन 2 अगर हम पीछे के देखें तो कोई पर्सन अटेस्ट कर रहा है, वो अपने बिलीफ को लेकर अगर फॉल्स स्टेटमेंट कर रहा है कि हाँ आई बिलीव दैट पर्सन इज लिविंग किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, दैट पर्सन इज लिविंग फ्रॉम 5 years और फ्रॉम 6 years, तो ये जो बिलीफ को लेकर, खुद के बिलीफ को लेकर अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो भी फॉल्स स्टेटमेंट की कैटेगरी में आ गया, अटेस्टिंग पर्सन अगर कोई कुछ ऐसा करता है तो। और इसके अलावा कोई पर्सन अगर ऐसी कोई चीज स्टेट कर देता है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है, भाई जिसके बारे में आपको पता नहीं उसके बारे में मत बोलो, और अगर आपने बोल दिया तो और आपके पास लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन के बाद भी आपने कुछ ऐसी चीज पे बोल दिया जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो कहा जाएगा कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट किया है। उसके बाद हम देख लेते हैं ये जो चीज मैं आपको समझा रही थी, स्टेटिंग एनीथिंग व्हिच ही डज नॉट नो और डज नॉट बिलीव, जिसमें आप बिलीव ही नहीं करते वो चीज आप कह रहे हो
तो ये भी इसमें इंक्लूडेड हो गई मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट में, ये सारे एक्ट इंक्लूड हो गए। उसके बाद बिलीफ इन इट्स फॉल्सिटी, बिलीफ इन इट्स फॉल्सिटी देखिए किस किस तरीके से फॉल्सिटी में बिलीफ हो सकता है, विच इज फॉल्स और बिलीव्स टू बी फॉल्स, यानी उस पर्सन को पता है कि ये फॉल्स है या वो बिलीव करता है कि वो फॉल्स है। दूसरा है डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, या वो बिलीव नहीं करता कि वो ट्रू है, या फिर बिलीव कर या तो बिलीव नहीं करता कि वो ट्रू है या फिर बिलीव करता है कि वो फॉल्स है, या डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो फॉल्सिटी में उसके बिलीव कर रहा है। तो ये देखिए हमने एसेंशियल कंडीशंस देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन में ये हमारा इलस्ट्रेशन है, X is bound under oath that he will speak only truth। तो X देखो X के ऊपर क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन हो गई यहाँ पे, जो हमारी फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन थी लीगल ऑब्लिगेशन, वो यहाँ पे हो गई कि वो ओथ से बाउंड है दैट ही विल स्पीक द ट्रूथ ओनली। किसके रेस्पेक्ट में, केस के रेस्पेक्ट में, जिसमें कि Y क्या है हमारा, सस्पेक्ट है। सस्पेक्ट किस चीज का है, मर्डर के चार्ज का सस्पेक्ट है, और वो मर्डर हुआ है दिल्ली में हुआ है। नाउ स्टेट्स दैट Y was with me in शिमला on that day। अब X ने कह दिया कि Y तो मेरे साथ उस दिन शिमला में था जिस दिन मर्डर हुआ है, बट X lies and gives false evidence। लेकिन X यहाँ क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और इसलिए वो झूठ बोल रहा है इस तरीके से ओथ पे बाउंड होकर भी वो फॉल्स स्टेटमेंट कर रहा है, जबकि वो जानता है कि वो फॉल्स है, बिलीव कर रहा है यहाँ पे। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा कि X ने झूठ बोल रहा है और वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है, यानी वो सेक्शन 191 में आ जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया देखो हमारी सेक्शन 191 की कहानी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस पे। तो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस में क्या क्या आता है, हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के लिए फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस में सबसे पहले जो एक्ट करने जरूरी हैं, अगर आपको फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस वाले सेक्शन में आना है, उसमें फॉल होना है, तो आपको ये एक्ट करना जरूरी होगा, या आपकी एक पर्टिकुलर इंटेंशन होना जरूरी है, वो हम देख लेते हैं। पहले हम एक्ट देख लेते हैं कि एक्ट क्या क्या जरूरी है। तो एक्ट में सबसे पहले जरूरी है कि किसी सर्कमस्टांस को एग्जिस्ट कराना जो रियल में एग्जिस्ट करती नहीं है, किसी सर्कमस्टांस को, ऐसी कोई सर्कमस्टांस क्रिएट करना जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन आप उसको एग्जिस्ट करवा रहे हो। जैसे कि किसी पर्सन ने रियल में चोरी नहीं की है, लेकिन आपने क्या किया, उसके पर अब ज्वेलरी ली, उसके पर्स में डाल दिया, और फिर उस पे आपने क्या कर दिया, अक्यूजेशन कर दिया कि इस पर्सन ने ज्वेलरी ली है, और फिर जब उसमें चेक किया गया तो उसके पर्स में वो ज्वेलरी मिली। तो ये एक तरीके से आप किसी सर्कमस्टांस को एग्जिस्ट करवा रहे हो। उसके बाद हम आ जाते हैं मेक्स एनी फॉल्स एंट्री इन एनी बुक और रिकॉर्ड। कोई शॉपकीपर है, वो कोई अपना रिकॉर्ड रखता है, उसमें उसने कोई फॉल्स एंट्री कर दी। उसके बाद आ जाते हैं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रिपेयर करता है जिसमें, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इसमें आ गया, या तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रिपेयर करता है जिसमें कि फॉल्स एविडेंस है। तो ये सारे एक्ट्स में से कुछ एक्ट होना जरूरी है, इन तीनों में से चॉइस है कि कोई सा भी एक्ट कर लो। उसके बाद है मेंस रिया इंटेंशन। इंटेंशन क्या होनी चाहिए ये काम करते वक्त आपकी, कि आप इस तरह की जो सर्कमस्टांस जो आपने क्रिएट किया है, या इस तरह की जो आपने फॉल्स एंट्री की है रिकॉर्ड या बुक में, या इस तरह का जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है, वो एविडेंस में अपीयर करवाना है, वो एविडेंस के तौर पे आप उसको दे सकें, ये आपकी इंटेंशन थी। कहाँ देंगे एविडेंस के तौर पे, या तो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में देखें। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग मैंने आपको बता दी, जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग आई गई है तो पीछे जाके एक बार वापस से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ, तो यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए देखिए दोनों चीजें सेटिस्फाई होना जरूरी है। ये तो इसमें तो ये सब चीजें इंक्लूड होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 193 आईपीसी के अकॉर्डिंग। आईपीसी के अकॉर्डिंग ये सब चीजें जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड होती है, ये सारी चीजें जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड होती है। और ओथ पे सीआरपीसी ने कहा है कि जिसपे एविडेंस लीगली ओथ पे लिया जाता है या लिया जा सकता है। तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर ट्रायल बिफोर कोर्ट मार्शल है या कोई इन्वेस्टिगेशन जो डायरेक्टेड है बाय लॉ, तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिसमें ओथ पे एविडेंस लिया जाए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, दोनों चीजों को खुश रखना है हमें।
तो दोनों ही सीआरपीसी और आईपीसी दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। सिर्फ कोई इन्वेस्टिगेशन है जो डायरेक्टेड बाय लॉ है, प्री एलिमिनेटरी प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट है, सिर्फ ऐसी प्रोसीडिंग नहीं होगी इंक्लूड। इसको ओथ पे अगर इसमें एविडेंस लिए जा सकते हैं या लिए जाते हैं तो ही ये इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड होगी। दोनों चीजें, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना। इसी तरीके से इसकी बात है। तो हम वापस से आ जाते हैं अपने, देखिए हमारे जो सेक्शन है, तो ये हमने देख लिया कि आपकी इंटेंशन क्या थी कि ऐसी जो सरकमस्टांस है, ऐसी जो फॉल्स एंट्री है या ऐसा जो स्टेटमेंट है उसको आप जुडिशियल प्रोसीडिंग में एज ए एविडेंस दे सके। उसके बाद दूसरी चीज थी आप ऐसे किसी प्रोसीडिंग में दे सके जो कि पब्लिक सर्वेंट के सामने होते हैं, या फिर ऐसे किसी प्रोसीडिंग में दे सके जो कि आर्बिट्रेटर के सामने होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं, आपकी एक और इंटेंशन ये भी थी कि इससे उस पर्सन को हेल्प हो, यानी कि जो इस जुडिशियल प्रोसीडिंग में या ये जो पब्लिक सर्वेंट है जिसके सामने प्रोसीडिंग हो रहे हैं, ये जो आर्बिट्रेटर है, उसको हेल्प हो एक इरेनियस ओपिनियन फॉर्म करने में, एक इरेनियस ओपिनियन को एक्सेप्ट करने में, यानी उससे भी आप एक ओपिनियन फॉर्म करा रहे हैं जो कि गलत है। इस तरीके से हेल्प हो रही है आपके फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने से। उसके बाद एक रिगार्डिंग ये जो है हमारे जो फैब्रिकेट कर रहे हैं हम फॉल्स एविडेंस, इन सब चीजों से, ये सारे एक्ट करके, इन सब इंटेंशन के साथ, ये सारी इंटेंशन के साथ जो हम फैब्रिकेट कर रहे हैं फॉल्स एविडेंस, वो एविडेंस जो हमने फॉल्स फैब्रिकेट किया है वो किसी मटेरियल पॉइंट के रिगार्डिंग, यानी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट के रिगार्डिंग ही होना चाहिए प्रोसीडिंग में। प्रोसीडिंग में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग ही हम, या जिसको लेकर ही हम फैब्रिकेट कर रहे हैं फॉल्स एविडेंस। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन 195A में। हम 195A में देखते हैं कि किसी पर्सन को अगर थ्रेट किया जाता है फॉल्स एविडेंस देने के लिए, तो उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होगा, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे इस सेक्शन के, या ये जो सेक्शन है इसका पनिशमेंट क्या होगा, उसके बाद हम उससे डील करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे। और एक चीज और यहाँ पे नोट करने की है, ये 2006 में ऐड किया गया था। तो हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं पहले। इंग्रेडिएंट्स में देखिए क्या क्या आएगा। पहली जो हमारी चीज है, यानी कि जो हमारे एक्टस रियल्स है, या फिर हम कहते हैं जो एक्ट हमारे तरफ से रिक्वायर होगा, वो क्या होगा, थ्रेटनिंग एनी पर्सन विथ इंजरी टू हिज पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। किसी पर्सन को धमकी देना कि भाई तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी रेपुटेशन को, तुम्हारी प्रॉपर्टी को इंजरी हो जाएगी अगर तुम फॉल्स एविडेंस नहीं दोगे, या फिर तो किसी ऐसे पर्सन की प्रॉपर्टी या बॉडी को इंजरी कॉज हो जाएगी जिसमें कि तुम इंटरेस्टेड हो, जिसमें कि वो पर्सन इंटरेस्ट, जैसे उसका बेटा हो गया कि तुम्हारे बेटे के साथ ये कर देंगे, तुम्हारे बेटे की बॉडी के साथ हम ये कर देंगे, या तुम्हारे बेटे की रेपुटेशन के साथ हम ये कर देंगे, या फिर ये कहे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी रेपुटेशन या तुम्हारे बॉडी के साथ हम ऐसा कुछ कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक्ट रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम इंटेंशन देख लेते हैं। इंटेंशन यहाँ पे ये है कि आप कैसे भी करके चाहते हो कि वो फॉल्स एविडेंस दे दे जिसको आप थ्रेट कर रहे हो, आप ये चाहते हो सिर्फ टू कॉज टू गिव फॉल्स एविडेंस, कि वो फॉल्स एविडेंस दे दे। उसके बाद हम आगे आते हैं, इसका पनिशमेंट देख लेते हैं हम सेक्शन 195A का। देखो पनिशमेंट जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक तो हो गया हमारा जनरल, और एक वो पनिशमेंट है जिसमें कि कोई इनोसेंट पर्सन यहाँ पे कोई अगर कॉन्विक्ट हो गया ना, कन्विक्ट हो गया, आपने थ्रेटन किया है किसी पर्सन को फॉल्स एविडेंस देने के लिए, उस पर्सन ने जाके क्या करा, दे दिया एविडेंस। अब उसका रिजल्ट क्या निकला ऐसे एविडेंस का कि कोई इनोसेंट पर्सन कॉन्विक्ट हो गया, सेंटेंस हो गया विथ डेथ और इम्प्रिजमेंट जो कि 7 साल से ज्यादा हो, मोर देन 7 years की डेथ इम्प्रिजमेंट से, तो फिर अलग तरीके से आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो पहले तो जनरल पनिशमेंट दे देते हैं। दूसरे केस में जो पनिशमेंट होता है, जनरल केस में जो पनिशमेंट होता है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट मिलेगा आइदर डिस्क्रिप्शन का फॉर अ टर्म ऑफ 7 years और बोथ, 7 years और फाइन और बोथ है यहाँ पे। 7 years या तो 7 years का पनिशमेंट होगा, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर बोथ हो सकता है। यहाँ पे फाइन लिखना भूल गए हैं तो यहाँ पे आप खुद ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगर इनोसेंट पर्सन कन्विक्ट हो गया या सेंटेंस हो गया
डेथ सेंटेंस के साथ या फिर उसको इम्प्रिजमेंट मिल गई 7 साल से ज्यादा की सजा मिल गई है, तो फिर क्या होगा, जिस पर्सन ने थ्रेट किया है ना उसको पनिशमेंट मिलेगा, सेम पनिशमेंट होगा, सेम सेंटेंस होगा, उसी मैनर और उसी एक्सटेंट तक होगा जैसे कि इनोसेंट पर्सन को पनिश किया गया। जैसा कि इनोसेंट पर्सन को मिला है सेंटेंस, अगर उसको डेथ मिला है तो जो पर्सन थ्रेट कर रहा है उसको भी डेथ मिलेगा, और अगर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट दी गई है 7 साल से ज्यादा की, तो इस पर्सन को भी उसी तरीके से इम्प्रिजमेंट होगी। अगर उसको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट हुई है तो इसको भी रिग्रेस इम्प्रिजमेंट ही होगी। अगर उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट हुई है तो इसको भी सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी। कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो सेक्शन 196 है, तो देखो सेक्शन 196 दो कैटेगरी में फॉल होता है। एक तो हमारा जो फॉल्स एविडेंस है उससे रिलेटेड है ये, दूसरा ये पनिशमेंट के रिगार्डिंग क्या है कि पनिशमेंट भी वैसा ही है जैसा कि गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस को लेकर है। तो पहले हम गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस को पनिशमेंट को देख लेते हैं। तो पहले हम उधर चल जाते हैं। यहाँ पे ये स्लाइड हमारी खुल रही है जिसमें हम पनिशमेंट देखेंगे। तो देखो, फैब्रिकेट करना है फॉल्स एविडेंस या किसी ने अगर फॉल्स एविडेंस दिया है तो उसका जो पनिशमेंट है वो कैसे देखेंगे कि भाई 193 में फॉल होगा या 194 में फॉल होगा या 195 में फॉल होगा, किस में आएगा पनिशमेंट। तो पनिशमेंट अगर हमें डिफरेंस करना है ना इनमें, तो हम इंटेंशन और नॉलेज चेक कर लेंगे कि जो पर्सन इस तरीके से फैब्रिकेट कर रहा है या दे रहा है फॉल्स एविडेंस, उसकी इंटेंशन या नॉलेज थी कि किसी दूसरे पर्सन को कन्विक्ट कराने की। अगर इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी तो हम सेक्शन 193 में चल जाएंगे। अगर इंटेंशन और नॉलेज थी तो हम 194 और 195 में चल जाएंगे। अब 193 को देख लेते हैं पहले। इंटेंशन और नॉलेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है दूसरे पर्सन के कन्विक्शन की, दूसरे पर्सन के कन्विक्शन की इंटेंशन और नॉलेज नहीं प्रेजेंट है, तो हम 193 में जा रहे हैं। अब देखो 193 हम देख लेते हैं। 193 में भी दो केस बन रहे हैं। पहला जो हमारा केस बन रहा है वो बन रहा है इंटेंशनली फॉल्स एविडेंस दे रहे हो या फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट कर रहे हो, किस पर्पस के लिए, भाई उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज करेंगे। आपका पर्पस था कि आपने सोच लिया था कि भाई इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज करेंगे, या आप इस इंटेंशन के साथ दे रहे थे फॉल्स एविडेंस कि इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज करेंगे, तो इम्प्रिजमेंट मिलेगा आइदर डिस्क्रिप्शन का जो कि 7 साल तक जा सकता है, और फाइन भी मिलेगा साथ में। एंड फाइन है तो साथ में मिलेगा, जरूरी है। दूसरे केस देख लेते हैं, यानी कि आपकी यहाँ पे इंटेंशन जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं है देने की, आपका पर्पस जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज करने का नहीं है, लेकिन कहीं और यूज करने का है, या आपकी इंटेंशन कहीं और फॉल्स एविडेंस देने की है, तो ये दूसरे केस में फॉल होगा जिसमें कि इम्प्रिजमेंट थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो इसमें इम्प्रिजमेंट मिलेगी आइदर डिस्क्रिप्शन की 3 years एंड फाइन। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, अब हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, 193 यानी जहाँ पे इंटेंशन नॉट प्रेजेंट है, अब हम और यहाँ पे इंटेंशन प्रेजेंट है। अब हम इसको देख लेते हैं। ये डिवाइडेड है 194 और 195 में। तो पहले 194 देख लेते हैं। 194 ये है कि 194 में तब आएगा जब इंटेंशन और नॉलेज कन्विक्शन के दूसरे पर्सन के कैपिटल ऑफेंस को लेकर है। कैपिटल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जो कि डेथ से पनिशेबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने किसी पर्सन, आपके इंटेंशन या आपकी नॉलेज ये थी कि भाई किसी पर्सन को कन्विक्ट कराएंगे, वो भी किस ऑफेंस से, कैपिटल ऑफेंस से, यानी कि ऐसे ऑफेंस से पनिश करवाएंगे, या आपकी ऐसी इंटेंशन थी कि उसको कन्विक्ट कराएंगे ऐसे ऑफेंस से जो कि कैपिटल ऑफेंस है, यानी कि जिसका पनिशमेंट डेथ है, सेंटेंस है, तो आपको कितनी सजा मिलेगी, आपको मिलेगी LI यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, एंड फाइन, साथ में फाइन भी मिलेगा। और दूसरी जो चीज बन रही है यहाँ पे, अगर इनोसेंट पर्सन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे सिर्फ इंटेंशन थी आपकी कैपिटल ऑफेंस से कराने की, तो ये पनिशमेंट मिलेगा LI RI। लेकिन आप इस चक्कर में सच में एग्जीक्यूट हो गया इनोसेंट पर्सन या कॉन्विक्ट हो गया ना, तो यहाँ पे पनिशेबल होगा विथ डेथ और अबाव पनिशमेंट। तो फिर यहाँ पे सीधे डेथ सेंटेंस है या अबाव पनिशमेंट, यानी इनमें से भी कोई मिल सकता है, LI भी मिल सकती है, RI भी मिल सकता है जो कि 10 साल तक हो, और फाइन भी मिल सकता है।
उसके बाद हम 195 पे आ जाते हैं। आपकी इंटेंशन और नॉलेज प्रेजेंट है, और इंटेंशन और नॉलेज ये प्रेजेंट है कि आपको दूसरे पर्सन को कन्विक्ट कराना है ऐसे किसी ऑफेंस से जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल हो, या फिर पनिशेबल हो ऐसे इम्प्रिजमेंट से जो 7 ईयर्स या उससे ज्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए कितना पनिशमेंट मिलेगा, यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा जैसे कि जो पर्सन कन्विक्ट हुआ है उसको जैसा मिलेगा वैसा का वैसा सेम पनिशमेंट यहाँ पे मिलेगा। यानी कि अगर उसको एलआई मिली है तो जो पर्सन जिसकी इंटेंशन और नॉलेज थी ऐसी, उसको भी एलआई मिलेगी। अगर उसको इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर्स और अबव मिला है तो उसको भी वैसे ही इम्प्रिजमेंट मिलेगी। अगर जिस पर्सन की इंटेंशन और नॉलेज थी उसको भी वैसा ही मिलेगा। तो ये तो हमने डील कर लिया पनिशमेंट से। अब हम जाते हैं उन सेक्शन पे जिनका पनिशमेंट सेम इनकी पनिशमेंट का जैसा है। किनकी पनिशमेंट का जैसा है? 191 और 192 के पनिशमेंट जैसा है। यानी उनका पनिशमेंट भी इसी तरीके से डिवाइड होता है, इंटेंशन पे बेस्ड होता है, और इसी तरीके से कैपिटल ऑफेंस के लिए इंटेंशन प्रेजेंट हो तो इस तरीके से डिवाइड होता है, अगर एलआई की आपकी इंटेंशन हो तो इस तरीके से डिवाइड होगा। तो अब हम वो वाले सेक्शन देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेक्शन है। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है offense which are punishable in same way as of giving or fabricating false evidence। ये हेडिंग से अलग से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने इसकी एक अलग हेडिंग बनाई है, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन ही इस तरीके से पुट कर लिया जाता है कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस है जिनको सेम वे में पनिशेबल है जैसा कि गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस पनिशेबल है। तो ये आपको बताना, तो आप 196 से लेकर 200 तक सारे सेक्शंस जो है वहां पे बता देंगे। तो पहले हम 196 से डील कर लेते हैं। 196 है यूजिंग फॉल्स एविडेंस। अब यूजिंग फॉल्स एविडेंस के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या होता है इसमें। पहली जो चीज है वो क्या है, एक्ट क्या होता है। एक्ट क्या जरूरी है, कोई पर्सन अगर यूज करे या अटेम्प्ट करे यूज करने का एज ट्रू, यानी कि एज ट्रू एनी एविडेंस हैविंग नॉलेज दैट इट इज फॉल्स और फैब्रिकेटेड। भाई आपको पता है, उस पर्सन को पता है, उसके पास नॉलेज है कि कोई डॉक्यूमेंट है या कोई हमारा जो एविडेंस है वो फॉल्स है, वो फैब्रिकेटेड है, फिर भी उसको एज ए ट्रू और जेन्युइन एविडेंस के तौर पे यूज करता है या यूज करने का अटेम्प्ट करता है, यूज करने की क्या करता है, कोशिश करता है, तो वो इस सेक्शन में फॉल होगा। साथ में उसके साथ इंटेंशन क्या है, उसकी करप्ट इंटेंशन है, और इसका जो पनिशमेंट है इज सेम as that of giving or fabricating false evidence section 193 to section 195। यानी कि इसका पनिशमेंट सेम 193 से 195 की तरह ही प्रोवाइड होगा, उसी तरीके से दिया जाएगा। ये इसकी एक हम कह सकते हैं इस सेक्शन की ये एक दूसरी जो है विशेषता भी कह सकते हैं, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं कि इसका पनिशमेंट सेम वैसे है। अब हम देख लेते हैं इंटेंशन। इंटेंशन में हमने लिखा है करप्टली। अब करप्टली से क्या मतलब है, करप्टली कौन सी इंटेंशन होती है, इसमें क्या चीज होगी, जैसे कि फ्रॉडलेंटली भी डिफाइंड है, डिसऑनेस्टली भी डिफाइंड है जनरल एक्सप्लेनेशन में। इस तरीके से करप्टली भी कहीं डिफाइंड है क्या? करप्टली वैसे तो जनरल एक्सप्लेनेशन में कहीं पे भी प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन करप्टली का क्या मतलब होता है, ऐसी इंटेंशन विच डज नॉट फॉल इन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली। ये डिसऑनेस्टली में भी फ्रॉड फॉल नहीं होती, यानी डिसऑनेस्टली की कैटेगरी में भी नहीं कह सकते कि ये डिसऑनेस्ट थी, ना ही फ्रॉड करने की इंटेंशन होती है ये, बट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिमिनल लॉ, लेकिन ये क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट होती है, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी। यानी कि इसमें जो पर्सन है अगर कुछ चीज करप्ट इंटेंशन के साथ करता है तो उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होती, उसकी फ्रॉड इंटेंशन नहीं होती, लेकिन उसकी जो इंटेंशन है वो क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट होती है, तो उस इंटेंशन को हम करप्टली कहते हैं, करप्ट इंटेंशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया 196 तक। अब हम वापस से ऑब्जेक्टिव वाली कैटेगरी पे आ जाते हैं कि हमने आज के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किए या नहीं किए। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे आज के वो ये थे, देखो व्हेन अ पर्सन इस तरीके से क्वेश्चन भी पुट अप हो जाता है, अगर हम एक एक सेक्शन को क्वेश्चन बनाए तो इसी तरीके से फ्रेम होंगे क्वेश्चन। व्हेन अ पर्सन इज सेड टू गिव फॉल्स एविडेंस, तो वो हमने देख लिया कि फॉल्स एविडेंस कब कहा जाएगा, किसी पर्सन ने दिया है जब वो सेक्शन 191 की
कंडीशंस को फुलफिल करे। कब कहा जाएगा किसी पर्सन ने फैब्रिकेट किया है फॉल्स एविडेंस, तो सेक्शन 192 की जो हमने इंग्रेडिएंट्स बताया उसको फुलफिल करना है। फिर पनिशमेंट क्या है इनका, तो हमने बता दिया कि पनिशमेंट जो है 191 और 192 का 3 जगह है, 193, 194 और 195 में, जो कि इंटेंशन पे और नॉलेज पे बेस्ड होकर डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा करप्टली कोई अगर यूज करता है या अटेम्प्ट करता है फॉल्स एविडेंस को यूज करने का, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा। तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 196 में दिया हुआ है। फिर ऑफेंसेस प्लेस्ड बाय आईपीसी अपॉन द सेम फुटिंग एज टू द पनिशमेंट ऑफ गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, तो इसमें देखो इसमें 196 से लेकर 200 तक ऐसे सारे सेक्शन हैं जिनका पनिशमेंट सेम है, जैसे कि फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस का है और गिविंग फॉल्स एविडेंस का है। तो उसमें आज हमने एक सेक्शन से डील किया 196 से, एक सेक्शन को हमने आज देख लिया। बाकी के जो सेक्शन है 197 से 200 तक वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस है, अगर किसी पर्सन को थ्रेटन किया जाता है फॉल्स एविडेंस देने के लिए, तो वो हमारा फॉल हो जाएगा 196 की कैटेगरी में, सॉरी 195 की कैटेगरी में, जिसको हमने आज डील कर लिया है। तो ये सारे हमने ऑब्जेक्टिव और एम्स आज अचीव कर लिए हैं, और बाकी के जो हमारे इसके जो बचे हुए हैं 197 से 200 तक वो हम कल देखेंगे। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा और इसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट नजर आते हैं, जो हो सकते हैं कुछ आपकी मेरे लिए रिकमेंडेशन हो तो वो बताइए। और थैंक यू, अगली बार हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच।